वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं पोइट्री का रिवीजन। सभी पोएम्स का क्विक रिवीजन वो होगा, क्या इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, क्या बातें पूछी जाती है, कौन सी पोएम के स्टैंजा वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और ये एक सिंबॉलिकल पोएम है। जिसकी थीम की बात करें तो उसमें पोइट जो है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है। तभी एक कौवा आता है, एक क्रो आता है और उसकी डाली को वो हिलाता है। पेड़ के ऊपर जो बर्फ की धूल जमी हुई थी, डस्ट ऑफ स्नो थी, वो पार्टिकल्स पोइट के ऊपर गिरते हैं और उसका मूड है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सिंबॉलिकल पोएम है, इसमें सिंबल पूछे जाते हैं। आइस है वो डिप्रेशन का प्रतीक है, हैट्रेड का प्रतीक होता है, डिप्रेशन का प्रतीक है आइस जो है। और इसके अंदर जो हेमलॉक ट्री है वो सैडनेस का प्रतीक है। क्रो है वो एक ओमिनस है, ओमिनस मीन्स अपशकुन का प्रतीक होता है। तो ये इसके अंदर सिंबल का प्रयोग किया गया है। कवि अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा क्या करता है, अपने दुख को दूर करता है, जो कि इसमें कंपैरिजन किया गया है क्रो से। ये छोटी सी पोएम है, पहली और दूसरी अपनी छोटी पोएम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है, ये ध्यान रखना। इसके वन स्टेंजा है ओनली और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आती है अपनी दूसरी पोएम फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। जैसे कि नाम में से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें पोइट कहता है कि संसार दो ही चीजों से खत्म होगा, या फायर से या आइस से। टू आर द डेडली सिंस, और ये दोनों के दोनों दो घातक दोष हैं संसार को खत्म करने में। और ये भी एक सिंबॉलिकल पोएम है। इसमें टू सिंबल है, फायर एंड आइस। फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर एंड आइस इज द सिंबल ऑफ हेट्रेड। या तो ये संसार इच्छाओं से खत्म होगा और या खत्म होगा नफरत से। इसमें बाइबल का विचार लिया गया है, लोगों का विचार लिया गया है, साइंटिस्ट का विचार लिया गया है, पोइट का विचार लिया गया है। तो पोएट किसके पक्ष में? आइस के पक्ष में कि नफरत से संसार खत्म होगा, और पीपल लोग किसके पक्ष में है? फायर के पक्ष में कि संसार है वो डिजायर से खत्म होगा। तो इसके अंदर इन सिंबल का जिक्र किया गया। कहीं कहा गया कि पोएट क्या कहता है, पीपल क्या कहते हैं। अ टाइगर इन द जू के पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस क्या कहते हैं, इसके अंदर वो कंपेयर करते हैं, एक जंगल का टाइगर है और एक जू का टाइगर है। जू टाइगर जो है, जो चिड़ियाघर का टाइगर है, लोकड इन कंक्रीट सेल, वो एक सीमेंट की कोठरी के अंदर बंद होते हैं, सलाखों के पीछे रहता है वो, बिहाइंड द बार्स। और वो कुछ फ्यू स्टेप्स ही चल पाता है, कुछ ही कदम चल पाता है। वो शांत है और गुस्से के अंदर है, इन क्वाइट रेज, क्योंकि लोग आते हैं वो उनको देखते हैं, कुछ कर नहीं सकता, लोग उसको छेड़ते भी हैं। तो क्वाइट रेज है, वो शांत भी है और गुस्से के अंदर है। और रात को वो तारों की तरफ देखता रहता है, गेजिंग स्टार्स, और भगवान से वो जैसे मानो कंप्लेन कर रहा हो कि उसे यहाँ पर क्यों बंद किया गया है। दूसरा जंगल का टाइगर है जो वेट करता है प्लम्प डियर्स का, वाटरहोल के नजदीक, झरने के नजदीक गोल मटोल हिरणों का इंतजार करता है। और वो अपने पाज एंड फैंग्स के द्वारा, पंजों के द्वारा डराता है लोगों को, क्रिएट टेरर, आतंक पैदा करता है इन द विलेज पीपल, गांव के लोगों के अंदर। तो ये कंपैरिजन है दोनों टाइगर्स के अंदर। जो कैच टाइगर है वो रात को पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता है और परेशान रहता है। दिन में उसे विजिटर परेशान करते हैं, आने वाले परेशान करते हैं, और रात को वो पेट्रोलिंग कार्स जो है, गश्त लगाती हुई कारें, उनकी आवाज सुनता है और उससे वो परेशान रहता है। तो ये था अपना अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। इसमें हमने टाइगर की विशेषता बतानी है। ये कंपैरिजन ही आता है इसमें, टू टाइगर्स का कंपैरिजन आता है इसमें, जंगल टाइगर एंड जू टाइगर। नेक्स्ट अपने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स बताते हैं इसमें। ये एक ह्यूमरस पोएम है, एक हास्यास्पद पोएम है, जिसमें कैरोलिन वेल्स बताते हैं टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स, जानवरों की पहचान बताते हैं। ये सबसे पहले इसमें जिक्र आता है एशियन लॉइन का, जो कि एक टाने बिस्ट है, भूरा पीला जानवर होता है, लार्ज बॉडी होती है उसकी। रोर्स, वो दहाड़ता है और क्रिएट टेरर, आतंक पैदा करता है। जब भी आप जंगल में जाए, आपको भूरा पीला जानवर दिखाई दे और वो गरजे, तो आपको समझना चाहिए कि वो लॉइन है। नेक्स्ट बताता है कि वो एक टाइगर के बारे में, बंगाल टाइगर, जिसकी येलो स्किन होती है, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होती है और वो बहुत तेज दौड़ता है। अटैक्स टू ईट, खाने के लिए वो अटैक करता है। ऐसा हो आप समझिए कि वो क्या होगा, बंगाल टाइगर। देन आता लियोपार्ड। लियोपार्ड जो होता है, यानी तेंदुआ, तेंदुए के ऊपर स्पॉट्स ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर धब्बे होते हैं। वो लिप्स, वो आपके ऊपर लपकता है। टेरिफाइंग, आतंकित भी करता है, डराता है वो। अगर आपके ऊपर कोई जानवर लपकता है, इट मीन्स वो इज लियोपार्ड। नेक्स्ट जो जिसका जिक्र करता है वो है बियर। बियर क्या करता है, आपको हग करता है, आपको एम्ब्रेस करता है, वो गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इट इज वेरी फैटल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि वो अपना जब शिकार बनाता है, हग करके ही बनाता है, वो गले लगा करके और उसको दबाकर मार देता है।
ऐसा अगर आपको कोई सिंबल जंगल में मिलता है तो आप समझिए कि वो निश्चित रूप से बियर है। अगला जानवर आता है क्रोकोडाइल्स। अगर मान लो कोई जानवर आपके पास आता है और वो रोता है, जिसे झूठे आंसू बोलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स इंग्लिश में कहा होता है मगरमच्छ के आंसू, दिखावटी आंसू। तो अगर वो हमारे सामने आंसू बहाए तो समझ लीजिए कि वो है क्रोकोडाइल्स। और इसके अपोजिट अगर कोई जानवर आपके पास आता है मुस्कुराता है, वो कौन होता है? हेना, लकड़बगा। हेना स्माइल्स एट यू व्हेन ही कम्स टू यू। जब वो आपके पास आता है तो वो मुस्कुराता है। नेक्स्ट का जिक्र करता है चमेलियन, ए गिरगिट। इट चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग अपना कलर है वो चेंज कर लेता है। तो ये कुछ इसमें विशेषताएं बताई है जानवरों की जो आपने अलग अलग याद करनी है। कई बार इसमें से स्टेंजा भी पूछ लिया जाता है और कई बार जानवर की विशेषता ज्यादा पूछी जाती है, जैसे एशियन लॉयन के बारे में, बंगाल टाइगर के बारे में, चमेलियन के बारे में, ये इसमें विशेषताएं पूछी जाती है। अगली अपनी पोएम है द बाल पोएम। जॉन बेरीमैन इसमें एक संदेश देते हैं, शोज मेंटल पोजीशन ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे की मेंटल पोजीशन को बताते हैं, मानसिक दशा को। पहली बार वो सीखता है खोना और पाना। वो खेल रहा था, उसकी बॉल जो पानी में चली जाती है, वो बॉल को क्या कर रहा है? घूर कर देख रहा है, स्टेयरिंग एट द बॉल, घूर कर देख रहा है। और वो पहली बार महसूस करता है द फीलिंग ऑफ लॉस। इसमें बताया गया कि मनी इज एन एक्सटर्नल थिंग। धन जो होता है वो बाहर की चीज है, इससे लॉस को चेंज नहीं किया जा सकता। नई वस्तु खरीदी जा सकती है लेकिन सेंस ऑफ लॉस को पूरा नहीं किया जा सकता। तो बच्चा पहली बार सीख रहा है कि लॉस एंड गेन आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। खोना और पाना जीवन का अभिन्न अंग है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग है। तो ये हमें एक मैसेज भी इसमें याद रखना है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉस एंड गेन आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बाल पोएम में से कई बार स्टेंजा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये स्टेंजा के लिहाज से। नेक्स्ट पोएम है अमेंडा, रॉबिन क्लेन। इसमें बताते हैं अमेंडा के बारे में। अमेंडा एक छोटी लड़की है, छोटी बच्ची है, वो उसे अपने नाखून काटती है। अमेंडा को कहा जाता है, इसमें बोलने वाला पेरेंट्स हो सकता है, वो उसको कहता है कि वो नाखून को न चबाए। किस चीज के लिए प्रोहिबिट किया जाता है? उससे मना किया जाता है, टू बाइट हर नेल्स, नॉट टू ईट चॉकलेट्स एंड टिडी हर रूम। और रूम साफ करने के लिए उसे कहा जाता है। चॉकलेट के लिए मना कर जाता है, फॉर इज एक्ने, उसके पिंपल्स है एक्ने, उसके लिए मना किया जाता है कि वो ना खाए। अब अमेंडा जो है वो बार बार कहने से तंग आ जाती है। हमें सुनने से ऐसा लगता है कि मान लो वो पेरेंट्स है, क्योंकि बार बार उसको टोकते हैं, इस प्रकार ना करो, इस प्रकार करो, तो वो परेशान हो जाती है और वो होना चाहती है, ऑर्फन होना चाहती है, वो आजाद होना चाहती है, अनाथ होना चाहती है, ऑर्फन होना चाहती है, कि उसे कोई ना कहे। तो इसका मतलब कहने वाले कौन हो गए? पेरेंट्स हो गए। दूसरा, वो क्या इच्छा करती है? मरमेड, जलपरी बनने की इच्छा करती है। शी वांट्स टू बी मरमेड, ताकि वो पूरे समुद्र के अंदर घूम सके आराम से, उसे कोई कहने वाला ना हो। तीसरा, वो होना चाहती है रेपुंजल, वो भी एक परी है और टावर कुंज के अंदर स्वतंत्रता से घूमना चाहती है। अपनी थी अमेंडा, जिसके अंदर एक बच्ची की मानसिकता को दिखाया गया है और उसकी किस प्रकार की स्वतंत्रता को पसंद करती है ये दिखाया गया है। इसमें से भी स्टेंजा पूछा जाता है। स्टेंजा के लिहाज से अमेंडा जो है वो इंपॉर्टेंट है। यही पैरा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट टू ईट चॉकलेट, नॉट टू बाइट नेल्स। ओके, ये स्टेंजा इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पोएम की ओर। नेक्स्ट अपनी पोएम है द ट्रीज, एड्रिन रिच के द्वारा। एड्रिन रिच इसमें क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं मैन एंड नेचर के बीच में। और इसके अंदर जिस प्लांट्स का जिक्र किया गया वो डेकोरेंट्स प्लांट्स है, जो घर के अंदर है। इसमें पोएट कहता है कि वो ना कोई शेड प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, ना उनके अंदर इंसेक्ट्स से वो हाइड कर पाते हैं, छिप पाते हैं इसके अंदर, ना कोई पक्षी वो बैठ पाता है, वो केवल डेकोरेटिव प्लांट्स है। और वो कहता है कि वो संघर्ष कर रहे हैं लगातार घर के अंदर, बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। जो उसकी डालियां हैं वो शीशे की तरफ बिल्कुल स्ट्राइव कर रही है, संघर्ष कर रही है बाहर जाने के लिए। और उनकी वो तुलना भी करता है। पोइट्री है इसमें, कवित्री है, वो तुलना भी करती है, उसकी तुलना करती है डिस्चार्जड पेशेंट्स, छुट्टी मिले हुए रोगियों से उसकी तुलना करती है। किससे? छुट्टी मिले हुए रोगियों से उसकी तुलना करती है। जिस प्रकार एक रोगी है छुट्टी मिलने का इंतजार करता है, उत्सुक रहता है, उसी प्रकार वो जो डालियां हैं वो भी बाहर निकलने के लिए बेचैन है। कवित्री रात्रि को वरांडा के अंदर बैठी हुई है, उसके कानों के अंदर विस्कर्स की आवाज आ रही है और कानाफूसी की आवाज आ रही है उसके अंदर। वो एक स्मेल को भी महसूस कर रही है, लीचन की स्मेल है वो, उसको भी वो महसूस कर रही है। और लॉन्ग लेटर्स के अंदर वो इस चीज का मेंशन करती है, इस चीज को मेंशन करती है वो नेचर के बारे में। मेंशन द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से किस प्रकार जो फॉरेस्ट है वो विदा हो जाता है, डिपार्चर होता है, अलग होता है, इसका वो जिक्र करती है। नेक्स्ट है अपनी द फॉग,
छोटी सी पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल सैंडबर्ग इसमें बताते हैं फॉग के बारे में कि फॉग कम्स लाइक ए कैट, स्टेज अ व्हाइल, थोड़ी इसमें रुकती है, जो धुंध आती है लाइक ए कैट की तरह, कुछ देर रुकती है और फिर चली जाती है। तो वो अपने हॉन्चेस पर बैठती है कुछ देर और फिर इधर उधर देखती है हार्बर की तरफ और फिर चली जाती है। फॉग से तुलना करता है, ये नेचर के साइलेंस को बताता है, मौन को बताता है, प्रकृति के बारे में वो वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो कि लिखी गई है ओजन नेस के द्वारा। ओजन नेस इसमें बताते हैं कि ये कॉमिकल पोइम है, ये भी हास्यास्पद एक पोइम है जो बैलेड रूप में लिखी गई है। पोएट्री के अलग अलग रूप होते हैं, ओके, तो ये बैलेड रूप में लिखी गई है। इसमें बेलिंडा रहती है एक व्हाइट हाउस के अंदर, उसके पास 4 जानवर हैं, पेट्स हैं उसके। इंक है जो कि एक लिटिल ब्लैक किटन है, ब्लिंक है जो कि एक लिटिल ग्रे माउस है, मस्टर्ड है येलो डॉग है, और कस्टर्ड एक ड्रैगन है। इसमें एक रेड वैगन भी है, एक लाल गाड़ी भी है, छकड़ा गाड़ी खींचने वाली। और होता क्या, इसमें एक पायरेट अटैक करता है, उनके ऊपर अटैक करता है वो, और वो सभी चिढ़ाते थे ड्रैगन को, कस्टर्ड द ड्रैगन को, कि ये तो बहुत ज्यादा डरपोक है। जब पायरेट अटैक करता है, डाकू अटैक करता है, तो सभी है वो अपनी अपनी जगह छिप जाते हैं। लेकिन जब बेलिंडा चिल्लाती है हेल्प के लिए, तो ड्रैगन उसके ऊपर जो कस्टर्ड है वो हमला कर देता है और पायरेट को निगल जाता है। इस प्रकार बाद में धीरे धीरे सभी प्रशंसा करते हैं, अपना गुणगान करते हैं। तो ये एक कॉमिकल पोएम है जिसके अंदर पेट्स के बारे में बताया गया। ड्रैगन की विशेषता भी बताई है, जो कि इंपॉर्टेंट लाइन इसमें रहती है, की पॉइंट रहता है कि ड्रैगन है, उसका बिग माउथ है और उसका नोज है वो फायर प्लेस की तरह, एक चूल्हे की तरह उसकी नोज है वो ऊपर उठी हुई है। ये विशेषता इसमें पूछी जाती है। इसमें भी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की तरह जानवरों के बारे में पूछा जाता है कि इंक क्या है, ब्लिंक क्या है, एमसीक्यूज में आते हैं ऐसे। तो ये पॉइंट आपने जरूर लर्न करना। आगे है फॉर एने ग्रेगरी, विलियम बटलर रीड्स इसमें बताते हैं एक कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग लेडी, जो कि बात करते हैं लव के बारे में। लेडी उसे कहती है कि वो केवल उसकी बाहरी सुंदरता को प्रेम करता है, एक्सटर्नल ब्यूटी को प्रेम करता है, अब उसके येलो हेयर को लव करता है वो। लेकिन वो तो उसको चेंज करवा सकती है, अपने हेयर्स को डाई करवा सकती है, उसका कलर है वो भी कल को फेड हो सकता है। एक्सटर्नल ब्यूटी को भी व्यर्थ बताती है और सी रिफ्यूज टू लव हर, वो उसको मना भी कर देती है। वो इनर ब्यूटी को महत्व देती है। उसने पढ़ा था, एक ओल्ड रिलीजियस मैन इसमें कहता है, एक धार्मिक व्यक्ति कहता है कि ऐसा भगवान ही है, ओनली गॉड, जो कि हमें लव करता है फॉर अवर इनर ब्यूटी, हमारी आंतरिक सुंदरता के लिए। तो ये इसमें दो उनके तर्क और वितर्क हैं। मैन है वो एक्सटर्नल की चर्चा करता है, और जो लेडी है वो इनर ब्यूटी को पसंद करती है, इनर ब्यूटी की चर्चा करती है। ये टू इसके अंदर थॉट्स का कंपैरिजन किया गया है। तो ये थी अपनी पोएट्री, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो बनते हैं, बताया कि स्टेंजा आने की संभावना रहती है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, और द बाल पोएम, अमेंडा, यहां से वो स्टेंजा है वो पूछे जाते हैं। तो आप इसके पॉइंट जरूर पढ़ें, एमसीक्यूज को आप जरूर लर्न करें, और इनके जो राइटर हैं, जो मैंने बताई है स्टेंजा के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई है, उनके आप राइटर है उनको अवश्य याद करें, क्योंकि 1 मार्क्स का काम होता है। और हमेशा लिख करके याद करें, पोइम का नेम और पोइट का नेम हमेशा लिख करके याद करें, इसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो सबसे ज्यादा होती है, और फर्स्ट ही पेज के ऊपर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक मिलती है, तो इससे आपके स्कोर के ऊपर बहुत असर पड़ता है। ऐसे हम ग्रामर का भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मात्र 20 या 30 मिनट्स के अंदर पूरी ग्रामर है उसका रिवीजन किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि क्वेश्चन आते हैं 33 मार्क्स या 35 मार्क्स के, बाकी सारी जो है ग्रामर है। और एक वीडियो ऐसा भी है जिसके अंदर किसी को कुछ ना भी लर्न हो तो भी वो आसानी से 40 मार्क्स या 45 मार्क्स है वो गेन कर सकता है। तो ये सभी तरीके मेहनत के द्वारा आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर योर नाइस लिसनिंग एंड कोऑपरेशन।